Hello everyone. In this video, we will try to understand the last section of the Sale of Goods Act 1930 and that is section 66 that talks about savings. इसको सबसे पहले हिंदी में रीड करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्यावृत्तियां सर्वप्रथम इसे अधिनियम या एतद द्वारा किए गए किसी भी निरसन में कोई भी बात निम्नलिखित पर ना तो प्रभाव डालेगी और ना प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। क इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अर्जित प्रोद्भूत या उपगत कोई भी अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व अथवा ख ऐसे किसी हक, अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व के विषय में कोई वैध कार्यवाहियां या उपचार अथवा ग इस अधिनियम के प्रारंभ में पूर्व की गई या सहन की गई कोई भी बात अथवा घ माल के विक्रय से संबंधित ऐसी कोई भी अधिनियमिति जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त निरसित नहीं की गई है अथवा ड अंग विधि का ऐसा कोई भी नियम जो इस अधिनियम से असंगत नहीं है। सेकंड, दिवाला विषयक नियम जो माल के विक्रय की संविधाओं से संबंधित हो इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उन्हें लागू बने रखेंगे। तीसरा, विक्रय की संविधाओं से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधन विक्रय की संविधा के रूप के किसी ऐसे व्यवहार को लागू नहीं है जो बंधक, गिरवी, भार या अन्य प्रतिभूति के तौर पर प्रवर्तित होने के लिए आश्रयित हो। So this was the definition of savings in Hindi. Now let's try to read this section in English and try to figure it out what it actually wants to say. सेविंग्स का सबसे पहला सेक्शन जो है, नथिंग इन दिस एक्ट और इन एनी रिपील नथिंग इन दिस एक्ट और इन एनी रिपील अफेक्टेड देयर बाय शैल अफेक्ट और बी डीम टू अफेक्ट कि इस नियम में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो इनमें से किसी चीज के ऊपर अफेक्ट डालेगा। वो कौन सी चीज है वो अभी हम रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला लाइन यही कहता है कि ये जो नियम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वो इनमें से किसी भी चीज के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगा। ये जो चीजें हैं जो यहाँ नीचे मेंशन है ये जस की तस रहेंगी, यानी कि जैसे ये थी वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसमें से सबसे पहला ए आता है, एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी ऑलरेडी एक्वायर्ड, एक्रूड और इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो एक्ट जब आया था 1930 में, उससे पहले किसी को किसी चीज के ऊपर, किसी गुड्स से रिलेटेड कोई राइट था, टाइटल था या किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट था या कोई व्यक्ति बाध्य था या किसी व्यक्ति की जवाबदेही थी, उस गुड्स को लेके उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो पहले का था वो वैसा ही रहेगा, उसमें इस एक्ट के आने के कारण चेंजेस नहीं आएंगे। यानी कि ये जो एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो चीज जिसके पास जो सा टाइटल वगैरह था वो सब पहले का 1930 से पहले का, इस एक्ट के आने से पहले का, वो वैसा ही उस व्यक्ति के पास रहेगा। बी कहता है, any legal proceeding or remedy in respect of any such right, title, interest, obligation or liability। अब बी कह रहा है कि ये जो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन, ये सारी जो चीजें हैं इससे संबंधित कोई लीगल प्रोसीडिंग भी आपकी चल रही है तो उसमें भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो पहले का है वो वैसा ही चलेगा। ठीक है, उसके नियम कानून जो है पहले वाले हैं वही एप्लीकेबल होंगे। नए वाले जो है वो जो इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, वहां से स्टार्ट होगा। कौन सा? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन उससे पहले जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी तो उसकी जो प्रोसीडिंग है वो प्रीवियस वाले लॉ को ही फॉलो करते हुए होगी। सो ये चीज हमें मिली बी से। सी कहता है, एनीथिंग डन और सफर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो कोई भी चीज की गई हो या फिर कोई भी चीज से गुजरना पड़ा हो पहले के, उस पे इस एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एक्ट है ये कमेंसमेंट जो हुआ है, जब भी इसका कमेंसमेंट होता है उससे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं गुड्स से रिलेटेड, उस पर, उन सब चीजों पर इस एक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What D says, any enactment relating to the sale of goods act, any enactment relating to the sale of goods which is not expressly repealed by this act। तो कोई भी इनेक्टमेंट, कोई भी ऐसा नियम है जिस पे जो ये एक्ट रिपील नहीं करता है और ना ही
ये एक्ट उसको छेड़ता है, वैसी जो चीज़ें हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। उस पे ये प्रभाव अपना नहीं डालेगा, उस पे ये अपना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है? अगर वो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है और इस एक्ट ने उसे रिपील नहीं किया है तो वैसे जो भी रूल्स हैं उस पे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से एनी रूल ऑफ लॉ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। इसके अलावा कोई भी ऐसे रूल्स हैं, कोई भी ऐसे नियम हैं जो इस पे कॉन्ट्राडिक्शन प्रभाव नहीं डालती, यानी कि इसके विपरीत वाला प्रभाव नहीं डालती, वो सभी नियमों पे इसका इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जो भी ऐसे लॉ हैं जो नॉट इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, यानी कि इससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तब तो ऑब्वियसली की प्रायोरिटी इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट को ही मिलेगी, क्योंकि ये गुड्स से ही रिलेटेड है, गुड्स के ऊपर ये स्पेशली गुड्स के लिए बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से ही रिलेटेड है, तो प्रायोरिटी इसे मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जितने रूल्स हैं उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। कॉन्ट्राडिक्शन होते ही सबसे पहले ये एप्लीकेबल होगा। ये हमें ई से समझने को मिला। Now let's see what subsection 2 says. The rule of insolvency relating to contract for the sale of goods shall continue to apply thereto, notwithstanding anything contained in this act. तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिवालिया घोषित कर लिया गया है, तो उस पर रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट वाला जो रूल्स है वो एप्लीकेबल होंगे, ना कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो उसका प्रोसीजर दूसरा होगा, उसको उस एक्ट के थ्रू उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। तो उस व्यक्ति पे इसके रूल्स जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसके लिए स्पेशली एक एक्ट है, तो उस एक्ट के थ्रू ही उसकी प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी। ये समझने को मिलता है हमें सबसेक्शन 2 से। नाउ लेट्स सी व्हाट सबसेक्शन 3 ट्राइंग टू से। The provision of this act relating to the contract of sale do not apply to any transaction in the form of a contract of sale which is intended to operate by way of mortgage, pledge, charge or other security. What subsection 3 is trying to say कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लग रहा है लेकिन वो है नहीं। वह जो ट्रांजैक्शन हो गया, मॉर्टगेज का हो गया, प्लेज का हो गया, या फिर कोई भी एडिशनल चार्जेस है जो पे करने हैं, या फिर कोई भी सिक्योरिटी है जो डिपॉजिट की हुई है किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के द्वारा, और वो उसको ट्रीट कर रहा है एज एन सेल एग्रीमेंट, लेकिन वो सेल एग्रीमेंट है नहीं। वैसे जितने केसेस हैं वो इसके थ्रू कवर अप नहीं होंगे, वो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू कवर अप नहीं होंगे, उस पे जो है इसके नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे। मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज और अदर सिक्योरिटीज जो है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उस पे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3 इज ट्राइंग टू से। So this was the last section, section 66 of the Sale of Goods Act 1930, titled as savings। और इसको जाने से पहले एक बार फिर से रीड कर लेते हैं फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन। अगर नहीं समझ के में आता है तो 3 से 5 बार रीड कर लीजिएगा और ब्रेक करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। What it says, savings, what subsection 1 says, nothing in this act or in any repeal affected thereby shall affect or be deemed to affect a any right, title, interest, obligation or liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this act, or b any legal proceeding or remedy in respect of any such right, title, interest, obligation or liability, or c anything done or suffered before the commencement of this act, or d any enactment relating to the sale of goods which is not expressly repealed by this act, or e any rule of law not inconsistent with this act. What subsection 2 trying to say? The rules of insolvency relating to contract for the sale of goods shall continue to apply thereto, notwithstanding anything contained in this act. What subsection 3 is trying to say? The provision of this act relating to contracts of sale do not apply to any transaction in the form of a contract of sale which is intended to operate by way of mortgage, pledge, charge or other security. So this was the section 66 of the Sale of Goods Act 1930. Thank you.